मेरा नाम सुरभि है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और मेरे पापा ड्राइवर थे। मेरा एक छोटा भाई था जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों से शादी के लिए बोल दिया था। लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहां मैं रानी बनकर रहूं। ऐसे ही हम लोगों का दिन गुजरने लगा और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। और जब मेरे पापा ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो वो ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए कि वो लोग कैसे हैं और उन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी और मेरे हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए। मेरी माँ और पापा इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीब के साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 1 महीने में मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी की हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से तो लग रहा था वो बहुत अच्छी औरत है। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसे का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास रखकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति रमेश कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे। और रमेश ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मेरे पति रमेश बाहर किसी देश में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। रमेश की ये बात सुनकर थोड़ा सब्र आया, लेकिन सुबह मेरे पति अपने काम पर मुंबई चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत साधारण औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रमेश को गए हुए 5 साल हो गए। मेरे पति रमेश बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ें अब मुझे रोज़ सुनाई देती थी। मुझे तो अपने दिमागी हालत पर शक होने लगा था और ये आवाज़ें मुझे अब रोज़ रात को सुनाई देती थी। मुझे तो अपने दिमागी हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही हूँ। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके साथ गलत हो रहा हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहाँ जाकर देखती तो वो लड़कियाँ सुकून से सो रही होती थी। एक दिन चीखों की आवाज़ आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उनके कमरे में चली गई। वहाँ जाकर मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह कांपने लगी। छत पर तो वो लड़कियां, मैं खाने की तैयारियों में व्यस्त थी। जब मेरी सास 3 लड़कियों के साथ घर में अंदर घुसी तो मुझे देखकर कहने लगी कि सुरभि, यह लड़कियां आज हमारे साथ ही खाना खाएंगी, तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर ये लड़कियां कौन हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वो मासूम लड़कियां 7 से 8 साल के बीच की उम्र की थी। मेरी सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि ये अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, ये आज पेट भरकर खाना खाएंगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं।
सास के यह शब्द सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पर सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह अच्छी औरत थी, हर किसी के साथ भला ही करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटाकर हम बैठ गए। वो लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थी। वो इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं, पता नहीं कब की भूखी थी। देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी भी लग रही थी। खाने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि ये लड़कियों का घर कहाँ है और इनको लेने कोई आएगा। मेरे सवाल पर मेरी सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी घर में रुक जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आहें भरी थी। सास के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर अपनी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 5 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो यह आलम था कि छोटी लड़कियां जमीन पर ही लेटकर सो चुकी थी। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पूरा दिन सूरज की तेज धूप से आंगन तपता रहता था। उस समय कुछ ठंडी हवा चली थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वो लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर होकर सो रही थी। उन्हें यूं लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन उनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे कहा कि उन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर मुंबई में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद नहीं था और मेरे सास के अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता था। मेरे पति भी नहीं थे। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वो रोने की आवाज़ें लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी, कहीं वो अनाथ लड़कियां तो नहीं। यह ख्याल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी। सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वो उन्हें चुप क्यों नहीं करा रही थी। मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर कुछ और था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना वो लड़कियां रो रही थी। वो तीनों तो सास के बिस्तर पर सो रही थी, जबकि मेरी सास पूजा कर रही थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू तुम्हारा तबीयत ठीक तो है, इस समय तक जाग रही हो, यहाँ क्या कर रही हो। सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टटोलते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन सा राज है। सुबह का समय होने वाला ही था। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और मैं दोबारा डर गई। आखिर उस समय कौन हो सकता था। जब मैं देखने जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वो फकीर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लड़कियों को पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें।
मेरी सास उन लड़कियों को उनके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन बच्चियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वो बच्चियां लाल चादर ओढ़कर निकली थीं और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी और जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा और मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपने सास पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी और जब वो घर लौटी तो उनके साथ लड़कियां थी। एक के माथे से खून निकल रहा था। मेरी सास ने कहा, सुरभि, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ है, इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लेटा दिया। सास ने आज फिर मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया कि वो लड़कियां काफी चुप चुप सी हैं। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएँ मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती हैं। आज खाना ज्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने को मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज नहीं है बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? यह खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थी। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना सुरभि, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा, जल्दी तुम्हारी गोद भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा घंटा हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाजें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो वह सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। जब दरवाजा खोला तो मेरी सास दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, बहू क्या हुआ है, क्यों दरवाजा पीट रही हो? सुबह हो गई है क्या? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज आ रही थी। मेरे सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाजें आने लगी, लेकिन जब भी मैं अपने कमरे से जाती तो आवाज आना बंद हो जाती थी। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वो फकीर फिर दरवाजे पर आया था। मेरी सास ने उन सब लड़कियों को उठाया और उस फकीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की थी कि वो लड़कियां फिर से डरी सहमी सी थी। न जाने वो लड़कियां किस चीज से डरी हुई थी। वो फकीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। यह तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती, यह लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो खुद खाती और ना मुझे खाने देती। रोज उसी तरह की आवाजें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो कुछ भी नहीं होता था। वो लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थी। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज की इन चीजों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जान कर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती हैं, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं चला था लड़कियां क्यों चीखती रहती थी और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 3 लड़कियों को लेकर आई थी।
कमरे में उसी तरह चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं उसी समय दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आखिर यह मामला क्या है? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर मैंने जो देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 2 लड़कियां कोने में डरी सहमी बैठी हुई थी। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की के माँ का है। ये बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर यह अपनी जान ना देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने के खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया। तभी वो फकीर घर के अंदर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा, जो सब कुछ उन लड़कियों ने मुझे बताया। उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। उस फकीर ने उस मुर्दा बच्ची और दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जा रहा था। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी सास हक्का बक्का रह गई। मेरी सास उधर उधर जाने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उन फकीरों को पकड़ लिया था। मेरी सास ने भागना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही औरत है जो इतना धार्मिक बनती थी। पुलिस मेरे पास आई और कहने लगे कि मुझे खुशी है, तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसे गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़ करके उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ कर ले जाती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे वो सो जाती थी। वो उन लड़कियों को मारती पीटती और धमकाती थी कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वो लड़कियों को अपने साथ ले जाता और उन्हें अपाहिज कर देता, जिससे वो भीख मांगने के लिए मोहताज बन जाए और उन्हें ज़्यादा भीख मिल सके। आज रात भी जब मेरी सास फोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है। इसीलिए उसने पंखे से लटक कर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरी सास है जो यह खेल भी खेल सकती है, लेकिन बुरे कर्मों का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी सास और पूरा गैंग सलाखों के पीछे था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।